अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक चेक। बेटा एजाज रहमान, अब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको एक बारी क्लिक करके बता दीजिए और बात कीजिए कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हाँ जी बेटा। फिर से एक बार रेज हैंड कीजिए। जी आपने चैट में लिखा, चले वो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम सलाम। चले, वेलकम टू इदराक लर्निंग मीडिया, JKSSB FAA accountancy, and welcome dear students to official app of the Idrak Learning Media. And this is our first official lecture in the app in itself. So we will start, Alhamdulillah. तो हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो हम वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। This will be part 4 ऑफ दिस टॉपिक। हम कोशिश करेंगे आज कि थोड़ा सा हम लंबा लेक्चर दे दें और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का। तो स्टार्ट करने से पहले ये मेरी आदत रही है कि जब भी जहाँ पर भी मैंने क्लास स्टार्ट की है तो छोटी सी स्टोरी क्लास के इब्तिदा में सुनाता हूँ, या कुछ पॉजिटिव लेसन क्लास के इब्तिदा में हम बताते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो फोकस्ड रहें और स्टूडेंट्स के जो बाकी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो हल हो जाए। परसों से मुझे बहुत सारी मैसेज आ रही है। उन मैसेज में ये कहा जाता है कि सर हमें घर में बहुत परेशानी है, हमें घर में बहुत कुछ मसाइल है, कुछ बीमार है, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, मैं पढ़ नहीं पाया, पहले मैं पढ़ रहा था या अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें याद रखना चाहिए बेटा कि एक प्रिंसिपल है। अगर वो प्रिंसिपल हम याद रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी इन चीज़ों से जो है, इन चीज़ों में आसान हो जाती है। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल बताने से पहले हम बताएंगे कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स ना हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, वो चाहे गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं। इसको कहते हैं, इसका एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, इंडीड द मैन हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम हार्डशिप्स। इंसान को पैदा किया गया है इन्हीं मुश्किलातों में, इन्हीं मुसीबतों में। तो इस प्रिंसिपल से हमें दो चार बातें पता चल जाती है। ब्रीफली एंड वेरी क्विकली हम बताते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी की भी जिंदगी, किसी भी इंसान की जिंदगी इन मुसीबत, इन चैलेंजेस, इन परेशानियों के बगैर नहीं है। किसी अपने की डेथ हो गई, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी को फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, किसी को अपने सेहत का मसला है, बहुत सारे मसाइल है। हर किसी घर में कोई ना कोई ऐसा मसला है। तो सबसे पहली बात इसके बारे में हमें याद रखनी है कि हार्डशिप जो है, इंसान इसी के लिए तैयार किया गया है। हार्डशिप इंसान के लिए कोई फेलियर नहीं है, मुसीबत इंसान के लिए कोई फेलियर नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। इनफैक्ट इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि अल्लाह ने कहा ही है कि इंसान को मैंने पैदा किया है हार्डशिप्स के साथ। तो ये हार्डशिप्स आपको कभी खत्म होने वाली नहीं है।
तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम सब की जिंदगी का हिस्सा है। जब हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है तो हमें इनसे भागना नहीं चाहिए, इनको हमें इनफैक्ट फेस करना है, इन हार्डशिप्स को हमें इनफैक्ट फेस करना है। दूसरी बात यह है कि इन हार्डशिप से जिंदगी को एक मीनिंग मिल जाती है। वो क्या है? जब हम चैलेंज से गुजरते हैं हम ग्रो हो जाते हैं, मेंटली हम ग्रो हो जाते हैं, फिजिकली हम ग्रो हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये बंदा एक्सपीरियंसड है, ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा है, मतलब इसने बहुत सारी हार्डशिप्स जो है वो फेस की होती है। तीसरी बात यह है कि इंसान की जिंदगी में ये इंसान की ये डिग्निटी है कि वो हार्डशिप्स को फेस करके उनसे आगे बढ़ता है। अगर किसी की जिंदगी में हार्डशिप्स नहीं है मिसाल के तौर पर और फिर वो कामयाब है, और किसी की जिंदगी में वो हार्डशिप्स है, हम देखते हैं कोई गरीब बच्चा था, कोई टेंट में रहता था, उसने फिर नीट क्वालिफाई किया, किसकी डिग्निटी ज्यादा मानी जाती है, किसके लिए ये भाई से इज्जत बन जाता है? जिसने ज्यादा हार्डशिप्स को फेस किया। ये और एक बात हमें हार्डशिप्स के बारे में याद रखनी है। लास्ट बात जो हमें इसके बारे में याद रखनी है, हार्डशिप से हम जिंदगी में खुद बेहतर वर्जन बन जाते हैं, बेहतर वर्जन बन जाते हैं हर एतबार से, अखलाकी एतबार से हम बेहतर बन जाते हैं। हमें जिंदगी का मकसद पता चल जाता है, हमें जिंदगी में हम्बलनेस पैदा हो जाती है हमारी जिंदगी में। इसलिए इन हार्डशिप्स को हमें कैसे टैकल करना है कि दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। किसी की भी जिंदगी हार्डशिप्स के बगैर नहीं है। इन हार्डशिप्स में हमें पेशेंट रहकर फिर ये भी याद रखना चाहिए प्रिंसिपल कि हार्डशिप्स के बाद हमारे लिए आसानी होगी, इन्ना मअल उसरी युसरा। इसलिए ये सारी बातें हमें याद रखनी है इंशाल्लाह। तो कंटिन्यू हम करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कल हमने पढ़ा था एसेट्स तक। एसेट्स में हमने डिवाइड किया था एसेट्स को अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। एक तो हमने पढ़ा था करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसी तरीके से और एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, वो भी हमने कल डिस्कस किया। अगर आपको अभी भी ये पता नहीं है आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है, जो हमें टर्म पढ़नी है वो टर्म है रसीट्स। ठीक है, वो टर्म है हमारे लिए रसीट्स। ठीक है, तो रिसीट्स हम देखेंगे। देखो, जब हम रिसीट्स यूज करते हैं सबसे पहले हमें देखना है कि याद रखना है, जहन में रखना है, जहन नशीन करना है खुद को कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो टर्म्स जो हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं, जिनको हम कोई मीनिंग समझते हैं। ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि हमने एनालिसिस में बताया था। रिसीट जो है RECEIPTS, रिसीट जो है इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस रिसीव करता है, वट एवर द बिजनेस रिसीव्स, वट एवर द बिजनेस रिसीव्स, ये सिंपल सी बात है, जो बिजनेस रिसीव करता है, वट एवर जो बिजनेस है रिसीव करता है। ठीक है, बिजनेस जो पकड़ता है कोई चीज उसको हम कहते हैं रिसीट्स। क्या चीज पकड़ता है, अब इसको हम फर्दर समझेंगे कि रिसीट्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है इनटू टू। ठीक है, क्या क्या क्लासिफाई किया गया है? एक तो है, हमें याद रखना है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू आर में लिखूंगा, इसका मतलब रिसीट्स, और दूसरा है हमारा कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये हमारे एक तो रेवेन्यू रिसीट्स हैं और दूसरा है हमारा कैपिटल रिसीट्स। ठीक, अब रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट जो है, याद रखना चाहिए सबसे पहली बात, रेवेन्यू, रेवेन्यू से ही पता चल जाता है। ठीक है, ये वो रिसीट है, ये वो रिसीट है जो हम बार बार बिजनेस में हासिल करते हैं, जो हम बार बार बिजनेस में रियलाइज करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ये रेवेन्यू रिसीट जो है, दिस इज एन अमाउंट, दिस इज एन अमाउंट, दिस इज एन अमाउंट received या realized, amount realized by
the sale of goods and services, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो अमाउंट है जो बिजनेस रिसीव करता है किन चीजों से, गुड्स और सर्विसेज जिसमें ये डील करता है बिजनेस, ठीक है, उनको सेल करने से जो बिजनेस को अमाउंट हासिल होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स जिसको हम रेवेन्यू जनरली कहते हैं, रेवेन्यूज। रेवेन्यूज वो चीज होती है जब बिजनेस सेल्स करता है। सेल बिजनेस किस चीज को करता है, जिस चीज में वो डील करता है उसको हम कहते हैं गुड्स। अभी हम इसकी बात कर रहे थे, ये गुड्स या सर्विसेज बिजनेस सेल करता है। बिजनेस या तो किसी गुड में, फिजिकल चीज में डील करेगा, अगर फिजिकल है तो वो गुड्स है, अगर फिजिकल नहीं है, कोई इंटेंजिबल चीज है, वो सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई बिजनेस जो है वो फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स बेचता है, तो उसके पास जो गुड्स है वो लैपटॉप्स है। कोई बिजनेस जो है वो स्टेशनरी बेचता है, उसके पास जो गुड्स है वो उसके लिए स्टेशनरी है, ठीक है। कोई बिजनेस जो है वो यूटेंसिल्स बेचता है, उसके लिए जो गुड्स है वो यूटेंसिल्स है। कोई क्रॉकरी बेचता है, जैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस हमारे मतलब हम इर्द गिर्द जो देख रहे हैं। जब आप मार्केट की तरफ आप ध्यान रखो, जहां पर भी आप रहते हो, और वहां पर अभी आप खुद को इमेजिन करो, उस मार्केट में जाओ, जितने भी वहां पर दुकानदार है, किसी को कोई हार्डवेयर बेचता है, कोई सीमेंट बेचता है, कोई आयरन बेचता है, कोई और चीज बेचता है, आप अपने अपने हिसाब से देखते हो, वो गुड्स बेचते हैं। अब अगर वहां पर रेस्टोरेंट होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जो है वो सर्विस देता है। रेस्टोरेंट जो है वो सर्विस देता है, आपको सर्व करता है, वो अपने वो सर्विस देता है। चलो इसके बदले और एग्जांपल देंगे, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज अभी करेगा, आप कहोगे कि वो फूड देता है, वो फिजिकल है, ठीक है, लेकिन असल में जो रेस्टोरेंट की जो टाइप ऑफ बिजनेस है दैट इज सर्विस इन नेचर, ठीक है, उसकी सर्विस ही होती है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है नेटवर्क होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास नेटवर्क होता है। हम एयरटेल की एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क यूज करते हो, व्हाट इज दिस नेटवर्क, आपके फोन में नेटवर्क आ रहा है, इसको आप कहीं पर नहीं देखते हो, दिस इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एयरटेल कंपनी, ठीक है। एयरटेल नेटवर्क की हम जब बात करेंगे, तो यहां पर सिंपल सी बात है, जो बिजनेस सेल्स करता है, जिन गुड्स में वो डील करता है, जिन सर्विसेज में वो डील करता है, उनको जब वो बार बार बेचेगा तो वहां से सेल्स आ जाएंगे। तो सेल से जो अमाउंट रियलाइज होता है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं, और उसी को फिर रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, ठीक है। सेल्स और रेवेन्यू रिसीट्स ये तकरीबन सिनोनिम्स हैं, सेल्स और रेवेन्यू रिसीट्स। यहां पर ये बात भी याद रखनी है, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, वो हम आगे फिर से समझेंगे। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज बेची, आपके पास मान लो पेन है, आपने ये बेचा, 100 रुपए का पेन बेचा, ठीक है, 100 रुपए का पेन बेचा, क्या ये 100 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है? इस 100 में से कोई हिस्सा आपके लिए प्रॉफिट होगा, पूरा 100 का 100 आपके लिए प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसलिए दिस 100 रुपीज इज रेवेन्यू, प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, ओके। तो ये जो कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट जो है, ये ऐसा अमाउंट है जो हमें रियलाइज होता है, अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अभी बिजनेस, ये वो अमाउंट है, कैपिटल रिसीट इसको हम कहते हैं, ठीक है, कैपिटल रिसीट। एक और पॉइंट में लिखूंगा फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ये एक एक पॉइंट हमने इनका लिखा, इसका भी एक पॉइंट, इसका भी एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, दिस इज रिकरिंग इन नेचर, दिस इज रिकरिंग इन नेचर, एंड दिस इज नॉन रिकरिंग, ये जो है ये नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है, दीज आर रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू रिसीट जो है ये रिकरिंग है, ये बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल रिसीट्स है ये बार बार नहीं आते हैं, ये कभी कभार आते हैं,
क्यों? आपको ऊपर ही इनकी डेफिनेशन से पता चल जाता है, इनकी मीनिंग से पता चल जाता है। क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स गुड्स को बेचने से जो रिसीट्स मिल जाते हैं, गुड्स तो हमें बेचने ही बेचने, बिजनेस हो इसी के लिए बना है, ठीक है, या सर्विसेज अच्छा, कैपिटल रसीद का मतलब है फिक्स्ड एसेट हमने बेचा। क्या जो हमारे एसेट है, अभी हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे जो यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो कह रहे थे कि एसेट्स, क्या एसेट्स बेचने के लिए होते हैं? नहीं, एसेट्स से मुराद बेचना नहीं होता है, एसेट्स से मुराद बेनिफिट हासिल करना होता है, ताकि बिजनेस जो है चलता रहे। अगर एसेट्स को ही बेचेंगे तो फिर बिजनेस की छुट्टी, बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर एसेट का मतलब है आपके पास कोई मशीनरी थी, यहां पर एग्जांपल हम देंगे सेल ऑफ मशीनरी। ये मशीनरी कोई ओल्ड मशीनरी हुई थी, या अभी कोई टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, या अभी आपको ये मशीनरी नहीं चाहिए, दूसरी मशीनरी चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी अपडेट नहीं हुई है। आपको पहले कोई मैनुअल मशीनरी थी, अब आप ऑटोमेटिक मशीनरी ला रहे हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इस सेल ऑफ मशीनरी को, ये मशीनरी में आप डील नहीं करते हैं, ये मशीनरी में आप डील नहीं करते हैं। आपका बिजनेस स्टेशनरी का बिजनेस है, आपका बिजनेस जो है वो कोई और चीज का बिजनेस है, ठीक है। अभी हम स्टेशनरी की एग्जांपल फॉर एग्जांपल दे रहे हैं। ये सेल ऑफ मशीनरी जो है, जो आपने मशीनरी कॉफी मशीन फॉर एग्जांपल लाई थी अपने बिजनेस के लिए, अपने शॉप के लिए, इसको आप बेच रहे हो, ठीक है। इस पर जो भी पैसा आया दैट इज कैपिटल रिसीट। फिलहाल प्रॉफिट है या क्या है वो हमने नहीं कहा, फिलहाल ये रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। अच्छा, यहाँ पर भी ये अभी ये भी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आप भी, अगर आपको कोई डाउट हो, आप ड्यूरिंग द लेक्चर कभी भी अपना हैंड रेज कर सकते हो, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास। आप हैंड रेज कर सकते हो ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर अभी ये भी बात चल रही थी कि जो गुड्स है ये डिपेंड करता है बिजनेस पर कि कौन इसका गुड है, कौन इसका एसेट है। अगर कोई बड़ी कंपनी है जो मशीन ही बेचती है, जो मशीन ही बेचती है, फॉर एग्जाम्पल हम सिविंग मशीन की बात करेंगे, वो सिविंग मशीन का बिजनेस जो है किसी कंपनी को है, किसी बड़े शॉपकीपर को है, उसके लिए सिविंग मशीन जो है वो गुड है, ठीक है। और उसके दुकान में जो उसने रेफ्रिजरेटर रखा है, ब्लोवर रखा है, ठीक है, या उसने कोई गैस हीटर रखा है, या कैमरा रखा है, वो उसके लिए एसेट है, वो उसके लिए एसेट है जिसमें वो डील नहीं करता है। तो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। तो यहां पर जो तीसरा पॉइंट है इसके बारे में हमें याद रखना है। तो इसकी एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, इसको हम सेल्स भी कह सकते हैं। यहां पर जो बेनिफिट होता है, यहां पर जो बेनिफिट होता है, ठीक है, इसमें अगर रेवेन्यू रिसीट पे हमें बेनिफिट हुआ, उस बेनिफिट को हम प्रॉफिट कहते हैं, उस बेनिफिट को हम प्रॉफिट कहते हैं। और यहां पर अगर बेनिफिट हमें हो जाए, फायदा अगर हमें हो जाए, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, या गेन कहते हैं, सिंपल ही कैपिटल गेन कहते हैं। यहां पर जो फायदा मिलेगा उसको प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का रोजमर्रा का काम है, ठीक है। और यहां पर जो प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट मिला, फॉर एग्जांपल कैसे मिलेगा प्रॉफिट, यहां पर कैसे कंप्यूट करना है, दैट इज अनदर सब्जेक्ट, अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो हम अलग देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, इसका अभी कितना वैल्यू था हमारे पास, बुक वैल्यू, ठीक है। फिर हमें इसका मार्केट वैल्यू कितना था, फिर हमें कितना मिला इसको मार्केट में, इसमें प्रॉफिट है नुकसान है वो अलग बात है। यहां पर हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर यहां पर हमें कोई फायदा मिला, ठीक है, आपने मशीनरी, एग्जांपल देंगे, आपने फोन लाया था सेकंड हैंड 9,000 का, फिर बेचा 10,000 का। ये फोन जो था ये आपके बिजनेस का फोन था, ये आप फोन में डील नहीं करते हो, आपका बिजनेस स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है। आपका बिजनेस कोई और चीज का बिजनेस है। इस फोन पर जो आपको प्रॉफिट अचानक से मिल गया आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, तो वो कैपिटल गेन है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स को, कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये नॉर्मली बिजनेस ऐसा ही चलता है, ठीक है। और ये जो है ये रिसीव होता है, ये स्पेशल कोर्स होता है, या हम कहेंगे कि ये नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है।
ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में इतना काफी है। इससे हमें डिफरेंशिएट हो जाता है कौन हमारा कैपिटल रिसीट है, कौन हमारा रेवेन्यू रिसीट है। अब यहां पर और भी एक बात है जिस चीज को अगर हम छेड़ेंगे तो लेकिन फिर वो हमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, हमें क्या फायदा है इसको डिफरेंशिएट करने का? हमें क्या फायदा है इसको डिफरेंशिएट करने का? इसका फायदा है कि हमें रियल प्रॉफिट पता चल जाए फिर बिजनेस का। बिजनेस को फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर प्रॉफिट है 10,000। अगर हम रियलिटी में देखते हैं उस बिजनेस का नुकसान होता है, उसका 10,000 प्रॉफिट आया होता है मशीनरी को बेचकर, उसके गुड्स और सर्विसेज को बेचकर कुछ नहीं मिला होता है उसको। दैट्स वाई यहाँ पर हम प्रॉफिट को, एक्सपेंसेस को, रिसीट्स को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पता चल जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग का पर्पज ही है, जब हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का पर्पज ही है कि हम हर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, उनको ऑर्गेनाइज तरीके में रखें। ठीक है, उसको समराइज करें और उस पर हमें बिजनेस की दो चीजें पता चल जाएगी, एक तो बिजनेस की परफॉर्मेंस, दूसरा बिजनेस की पोजीशन। ठीक है, वो हमें आगे पढ़ना है, फिलहाल इतना काफी है। तो रेवेन्यू, ये रिसीट्स हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें और एक टाइप है इस रिसीट्स का, वो हमने कल ही इसका जो है रिसीट्स में और एक टाइप है, वो हमने लेकिन कल ही इसको जो है डिस्कस किया हुआ है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, वो एक्सपेंडिचर में है, सॉरी, वो एक्सपेंडिचर में है। ठीक है, चलो वो रेवेन्यू ही होता है असल में, वो एक्सपेंडिचर में आएगा, छोड़ो ये, फिलहाल एक्सपेंडिचर में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये रिसीट्स को हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज, आज मैंने बोर्ड को थोड़ा सा स्प्लिट किया ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पेज ज्यादा खर्च हो जाते हैं जब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर हम और एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ हाँ जी, कहे, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जी। हाँ, इसके पास गुड्स है लेकिन असल में ये सर्विस, ये कैसे उन गुड्स से इसकी सर्विस ही बेहतर बन जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, एयरटेल आपको सर्विस देता है, असल में उसका जो पर्पज है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सर्विस है इसका मोटिव। उस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए आपको वो गुड्स देता है, वो आपको सिम कार्ड देता है, फॉर एग्जांपल आपको फोन देता है, ठीक है, आपको मॉडेम देता है, बाकी चीजें देता है, लेकिन असल में इसका सर्विस है। सर्विस है कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल फील करो, आपको अच्छा टेस्ट मिले, आपको यहाँ पर कोजी लगे, ठीक है, आपको आपको यहाँ का जो एम्बियंस है वो अच्छा लगे, ठीक है, वहां पर आप अच्छा फील करो। ये सर्विस में ही आता है। इसके गुड्स भी है, नो डाउट इसके गुड्स भी है, लेकिन जो इसका मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव के लिए गुड्स भी बेचता है रेस्टोरेंट जो है। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि हमारे पास अगर रेस्टोरेंट है, उसके पास गुड्स है कि सर्विस है? रेस्टोरेंट का जो मोटिव है वो सर्विस ही है, ठीक है, लेकिन वो सर्विस को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट गुड्स का भी इस्तेमाल करता है, जैसे फूड्स बेचता है, बाकी चीज। असल में आप देखते हो, आप वही चिकन घर में भी खाओ, वही चिकन रेस्टोरेंट में भी खाओ, आपको वो चिकन घर में आप लाओगे, पकाओगे, वो आपको 300 में ज्यादा से ज्यादा आपको तैयार हो जाएगा, बराबर वही डिश, सेम वही डिश, सेम सेम वही जो उसकी रेसिपी होगी, बटर चिकन जो आपका फेवरेट है। हाँ, लेकिन रेस्टोरेंट में यही खाओगे आप, वहां पे कितना मिलेगा आपको? 700-800 में मिलेगा। क्यों? वो ज्यादा किस चीज को चार्ज करते हैं? सर्विस। जो वहां पर टेबल लगा दिया उन्होंने, जो वहां पर सोफा लगा दिया, जो वहां पर आपको वो सर्व करने आया कोई बंदा, आप टिप क्यों देते हो उसको फिर लास्ट में जो वहां पर वेटर होता है? क्योंकि इसने अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड की। ठीक है, वहां पर एसी लगा हुआ है, बाकी चीजें लगी हुई है, वो असल में उसका सर्विस मोटिव ही होता है, लेकिन सर्विस को बेहतर बनाने के लिए गुड्स भी होते हैं। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर को अभी हम देखेंगे। शायद बाह खसन कैमरास ना, शायद, आई डोंट कैश पूर क्लियर शिवन क्या तो ये नजर फिर से माने क्लियर तमश यम खसन बुखार से फिर पानस कुन क्लियर से। हाँ, अच्छा बाह यमुक ना बुखार खसन खसन जरा
बेटर तो मगर चलो ठीक अमुक थवन ख्याल एक्चुअली बंद आसान ये सर्द आसान टेम्परेचर पत गसान थो बस यह आसान तेल बंद थवन कैमरा तेल यल थवन क्या थो थो कह पर यह ठीक यह गसन टेम्परेचर सत तेल कैमरा थवन पे रात बंद अदी रात बंद कर ओके तो यहाँ पर हम अभी एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस होगी बिकॉज ऑफ द कैमरा तो अभी हम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के भी यहाँ पर हम इसको दो टाइप्स है इसको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं नहीं यहाँ पर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दो टाइप्स है एक्सपेंडिचर के भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या है दीज आर ये वो एक्सपेंडिचर्स है एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड जिनको हम इनकर करते हैं ठीक है इनकर का मतलब है स्पेंड ठीक है या पे करते हैं फॉर रनिंग बिजनेस फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स है जिनको हम खर्चते हैं ठीक है किसके लिए जो डे टू डे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं जो डे टू डे बिजनेस के खर्चे होते हैं फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल क्या है इसकी एग्जांपल है सैलरी हमें देनी है रेंट हमें देनी है ठीक है इसका भी जो नेचर है ठीक है दीज आर रिकरिंग ये भी बार बार ये खर्चे होते हैं बार बार क्योंकि रेंट आपको हर साल देनी है ठीक है सैलरी हर महीने देनी है ये बार बार खर्चे होते हैं दीज आर नॉर्मल टू द बिजनेस ऑपरेशंस ये तो करने ही है खर्चे करने ही है ठीक है दीज आर एक्सपेक्टेड ये करने ही करने हैं ठीक है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर एग्जांपल वो खर्चे जो हमने किए कोई एसेट खरीदने के लिए हमारा बिजनेस जो है अभी हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं छोटा सा बिजनेस है स्टेशनरी का बिजनेस है हमने स्टेशनरी बिजनेस के लिए रैक्स लाए जिस पर हम स्टेशनरी जो है प्रेजेंट करते हैं ठीक है वहां पर प्लेस करते हैं उन रैक्स को वो बिजनेस के लिए एसेट है उनके लिए जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये जो खर्चा है ये नॉन रिकरिंग होता है ये क्या होता है नॉन रिकरिंग ठीक है यहां पर हम लिखते हैं इसकी एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हर किसी तकरीबन बिजनेस में जो है एसेट ही होता है हाँ अगर कोई जो है रियल एस्टेट का बिजनेस है उसके लिए जो बिल्डिंग है वो गुड है ठीक है अगर किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस उसके लिए जो बिल्डिंग है वो गुड है लेकिन नॉर्मली जो बाकी बिजनेसेस है अगर हम इधर उधर देखेंगे अच्छा जो बाकी जो हमारा बिजनेस है जो हमारे नॉर्मल कोर्स में हम इधर उधर बिजनेस देख रहे हैं हमारे अराउंड जो हम बिजनेस देखते हैं उनमें बिल्डिंग जो है वो एसेट ही होता है इनके लिए जो हमने खर्चा किया इसके लिए हमने जो खर्चा किया दैट इज कौन सा खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ठीक है और यहां पर हमें याद रखना है अच्छा ये हमने कहा कि ये रिकरिंग है ये नॉन रिकरिंग है इसका जो बेनिफिट है हमने कल कहा एक्सपेंसेस जो है असल में इनका बेनिफिट होता है असल में ये बिजनेस के लिए बेनिफिट देते हैं इनका जो बेनिफिट होता है बेनिफिट्स बिजनेस ठीक है
फॉर अ ईयर। हमने कहा कल कल भी हमने पढ़ा था ये कहीं पर, एक ऑपरेटिंग साइकिल में इनका बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि रेंट, इसका फायदा बस 1 साल के लिए आपको बिल्डिंग मिल जाएगी, अगले साल फिर से आपको रेंट देनी है, ठीक है। सैलरी, आपने 1 महीने के लिए सैलरी दी, इसका फायदा बस 1 महीने के लिए, दूसरे महीने फिर से देनी है। तो 1 साल तक, ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट 1 साल तक होता है, उसके अंडर अंडर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है मशीनरी का, इसका बेनिफिट होता है, बेनिफिट्स बिजनेस बियॉन्ड अ ईयर। इसका 1 साल के बाहर इसका बेनिफिट होता है, 2 साल तक, 3 साल तक। बिल्डिंग का बेनिफिट तब तक है, ठीक है, बिल्डिंग का बेनिफिट तब तक है जब तक ये बिल्डिंग जो है इसकी हम कैपेसिटी इंक्रीज ना करें, ठीक है। यहां पर हमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कुछ क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जब हमें टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। एक तो होता है यहां पर एक चीज है, अगर हम बिल्डिंग की बात करेंगे, अगर हम बिल्डिंग को नॉर्मल रिपेयरमेंट करेंगे, अगर हम बिल्डिंग को नॉर्मल रिपेयरमेंट करेंगे, कहीं पर जो है रंग उड़ गया है, इसका कलर उड़ गया है, उसको हम कलरिंग करते हैं, वो रिपेयरमेंट क्या आएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग में एक और वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उससे उसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, दैट विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आई बात? फिर से कह रहा हूं, बिल्डिंग को नॉर्मल मेंटेनेंस करने के लिए तो होती है, कहीं पर स्विच खराब हुआ, कहीं पर कुछ चीज, दरवाजा खराब हुआ, कलर करना है, फेड हो गया, उसको नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर इस बिल्डिंग की हमने कैपेसिटी को बढ़ा दिया, मतलब हमने एसेट को बढ़ा दिया, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ये बिल्डिंग के बारे में आप याद रखना कि इस बिल्डिंग का, यहां पर मैं इस बिल्डिंग के बारे में कहूंगा कि ये बिल्डिंग जो है, अगर ये बिल्डिंग के बारे में हम इसको नॉर्मल मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, इसको हम मेंटेनेंस करते हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, इसको हम, मैंने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आएगा, ठीक। लेकिन अगर इसी बिल्डिंग को हम कैपेसिटी करेंगे इंक्रीज, इसी बिल्डिंग को हम करेंगे कैपेसिटी इंक्रीज, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लास्ट पॉइंट हमें इसके बारे में, जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में लिखना है, इसका जो नेचर है, यहां पर याद रखिए बेटा, इसको हम कहते हैं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट में, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट में, ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन विच अकाउंट, अंडर विच हेड, एक्सपेंसेस अकाउंट। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर विच हेड, दैट इज एसेट अकाउंट। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं किस हेड के अंडर, एसेट अकाउंट के अंडर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से यहां पर आपको कल की बात वाज़ेह हो जाती है कि हमारे पास एसेट है, लेकिन असल में वो एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। एसेट और एक्सपेंडिचर में थोड़ी डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंस है, वरना ये सेम ही है। तो ये क्लियर है, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स, ये क्लियर है आई थिंक, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, यहीं पर अब एक और जो इसका टाइप था, जो हमने कल ही ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन बताएगा जल्दी से? असल में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था, असल में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस होता है, लेकिन इसका बेनिफिट 1 साल से एक्सटेंड हो गया, ये डेफर हो गया, तो इसको ये बन गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बन गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ? तो ये यहां पर आपको याद रखना है। इसको फिक्टिशियस एसेट फिर माना जाता है, ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको फिक्टिशियस एसेट्स जो है, मतलब तस्वुर किया जाता है। मतलब अगर इसको एक्सपेंस अकाउंट है, इसको एसेट अकाउंट है, ये भी एसेट अकाउंट में ही आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन फिक्टिशियस एसेट, ये भी एसेट अकाउंट में ही आएगा, लेकिन फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम स्लाइड को टर्न करेंगे इंशाल्लाह।
यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं? वकील साहब है, एजाज साहब है, बाकी बच्चे हैं? ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। वो टर्म है हमारी, ओके, कौन सी टर्म है? एक्सपेंस। हम एक्सपेंस को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम एक्सपेंस की बात करेंगे। इनके बीच में डिफरेंस है? कंफ्यूज? जी, इनके बीच में डिफरेंस, थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है, टेक्निकल थोड़ी सी डिफरेंस है। एक्सपेंस क्या है, याद रखना है बेटा इसके बारे में, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट या रेवेन्यू। ये ऐसा एक्सपेंस है, ये ऐसा कॉस्ट है जिसको हम इनकर करते हैं फॉर जनरेटिंग क्या? फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। देखो, याद रखना है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बारे में, इसकी क्या इसमें क्या डिफरेंस है ये हम बताएंगे यहां पर। एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये असल में कॉस्ट होता है जो हमने पे किया, किसी चीज का कॉस्ट, ठीक है, हमने जो पे किया उससे, इसको हम कहते हैं एक्सपेंस एक्सपेंडेड इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडेड का मतलब है जब इसका बेनिफिट हमें हासिल हो गया, ठीक है। जब हम इनिशियली, फॉर एग्जांपल आप सैलरी देते हो, ठीक है, आप सैलरी देते हो, आपने एक कॉस्ट दे दिया, एक अमाउंट दे दिया, ये सैलरी आपके लिए क्या है? ये सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, सिंपल, ये सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है। इस सैलरी से आपको फायदा मिल गया, आपको एक एम्प्लॉय मिल गया 1 महीने के लिए, फिर उस एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस दे दी, आपको बेनिफिट हो गया बिजनेस को, उसको हम कहते हैं फिर एक्सपेंडिचर। ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि इनिशियली एक्सपेंस ही होता है हर कोई एक्सपेंडिचर, जब इसका फायदा मिल जाता है फिर एक्सपेंडिचर बन जाता है, फिर एक्सपेंडिचर बन जाता है। अभी हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस को क्यों अलग अलग से यहाँ पर बता रहे हैं जब इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो हम बताएंगे इसकी क्लासिफिकेशन की वजह से, इसकी क्लासिफिकेशन की वजह से। यहां पर इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे, फिलहाल इसकी जो एग्जांपल है वो हम लिखेंगे फिलहाल परचेज ऑफ गुड्स या सैलरी हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल, वो भी है, इसकी एग्जांपल हम फिलहाल सैलरी लिखेंगे। अच्छा, इसके एक्सपेंस के जो है 2 टाइप्स किए जाते हैं। एक है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। मतलब हमें समझाना ये चीज है, अभी हम एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को अलग अलग से क्यों कह रहे हैं। हर कोई एक्सपेंडिचर एक्सपेंस ही होता है, लेकिन हर कोई एक्सपेंस एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहां पर हमें पता चल जाएगी। देखो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड तो आजकल ये टर्म भी नून है, फेमिलियर है। आप प्रीपेड, आपके पास सिम कार्ड होता है, आज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब है पहले पे करो, बाद में सर्विस को जो है यूज करो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रीपेड जो है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो है जो हम एडवांस में पे करते हैं उसको हम प्रीपेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रीपेड है इसके बारे में याद रखना होता है। अच्छा, पहले हम आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद रखना है एक्सपेंसेस ड्यू
बट नॉट पेड, बट नॉट येट पेड, ठीक है, यहां पर येट लिखिएगा। प्रीपेड आपने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे हम इधर, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट इसकी एग्जाम्पल आएगी, ठीक है। प्रीपेड रेंट फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग की रेंट दे दी 2 साल के लिए, इस साल की तो ड्यू थी आपके लिए, वो तो ड्यू थी ही, 2025 की जो आपने पिछले साल की थी, आप 2026 की भी इन एडवांस दे रहे हो या 2027 की भी दे रहे हो, समझ आ रही है बात। आपने एडवांस दे दिया, प्रीपेड रखा, ठीक है। अच्छा, यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है, हम लिखेंगे इसकी एग्जांपल जो है आउटस्टैंडिंग, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ओएस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओएस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आपको एम्प्लॉय की सैलरी देनी थी दिसंबर की, लेकिन जनवरी भी आ गया, आपने अभी तक नहीं दी, मतलब सैलरी इसकी जो है वो ड्यू है, बट यू हैव नॉट पेड येट, यू हैव नॉट येट पेड इट, तो इसका मतलब है ये आउटस्टैंडिंग है, ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इनका नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है इसका नेचर है दिस इज एसेट फॉर द बिजनेस, एसेट फॉर बिजनेस, एंड दिस इज, इसका जो नेचर है दिस इज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये आपको बहुत काम आएगा जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट फॉर द बिजनेस, एसेट, हाउ, एक्सपेंस एंड एसेट, हाउ कम इट इज, ठीक है। समझो बेटा, इसकी एग्जाम्पल सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपने किसी को कर्जा दिया है, ठीक है, जैसे आप कस्टमर को देते थे, कस्टमर को आपने गुड्स बेचे, ठीक है, कस्टमर को आपने गुड्स बेचे, अभी पैसे नहीं पकड़े, वो आपको ओ करता है पैसे, उसको हम क्या कहते हैं इन आर टर्मिनोलॉजी, डेटर, उसको कहते हैं, वो कस्टमर जिसको हम क्रेडिट पर बेचते हैं उसको हम कहते हैं डेटर, तो वो डेटर हमारे लिए क्या है, वो एसेट है, क्योंकि वो बिजनेस को ओ करता है पैसे, ठीक है। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड है, जिसको हमने रेंट दे दी, उसको हमने रेंट दे दी अगले साल की, उसका अभी हमें बेनिफिट नहीं मिला, इसका मतलब है वो हमें इस साल में 2027 की रेंट तो हमने दे दी, लेकिन 2026 में हमें ओ करता है 2027 के पैसे, क्योंकि हमने उसका अभी बेनिफिट नहीं लिया, हमने कोई चीज उसको दे दी, उसका बेनिफिट नहीं मिला, ही इज लाइक डेटर टू अस, वो हमारे लिए कर्जेदार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2026 में बिजनेस बंद हो गया, हम 2027 की रेंट उसको वापस मांगेंगे, हमें बिजनेस नहीं, या उसकी उसने हमें निकाल दिया इस बिल्डिंग से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम उसको 2027 की रेंट वापस लेंगे, मतलब हमारे पैसे उसके पास है, जब हमारे पैसे उसके पास है दिस इज एसेट फॉर द बिजनेस, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल को समझने के लिए आप याद रखोगे लाइक डेटर, जैसे डेटर होता है, जैसे डेटर बिजनेस के लिए एसेट होता है, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस जो है बिजनेस के लिए एसेट होता है, क्योंकि ऐसे एक्सपेंस है जिनका अभी बेनिफिट बिजनेस ने अभी हासिल नहीं किया, जब हासिल नहीं किया, सिंपल आप याद रखो दिस इज अमाउंट ऑफ योर कैश, दिस इज पोर्शन ऑफ योर कैश दैट इज लाइंग विद सम अदर पर्सन, कैश है आपका, मतलब आपका एसेट है, ठीक है, बिजनेस का एसेट है। अच्छा, तो लाइबिलिटी कैसे है बिजनेस की, ये तो समझ आ जाता है, हमें कर्जा है किसी का, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, इसमें ज्यादा वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, किसी को हमें पैसे देने हैं, ये हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी है, देने हैं तो मतलब लाइबिलिटी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे और एक टर्म दैट इज इनकम, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे दैट विल बी इनकम, ओके, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे दैट विल बी इनकम। तो इनकम क्या है, इनकम है अर्निंग्स फॉर बिजनेस,
जो बिजनेस के लिए अर्निंग्स होती है। ठीक है, यहां पर हमने बहुत सारे टर्म्स को जो है एमलगमेट किया, आपस में मिला दिया। हमने रेवेन्यू भी कहा, हमने प्रॉफिट भी कहा, हमने इनकम भी कहा, हमने गेन भी कहा। ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें क्लियरिटी हासिल करनी है। देखो, सबसे पहले हमने कहा हर कोई बिजनेस जो है इसी मोटिव के लिए चलता है कि मैं प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट मोटिव हो। ठीक है, हर किसी बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा मोटिव, देन इट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है फिर बिजनेस नहीं है। ठीक ठीक है, अगर कोई फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी होगी वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम इनकम जो है इसकी भी क्लासिफिकेशन, एक दो क्लासिफिकेशन हम बता देंगे। ठीक है, इनकम की हम एक दो क्लासिफिकेशन बता देंगे। देखो, एक क्लासिफिकेशन है इनकम की, दैट इज प्रॉफिट, और दूसरा है गेन। मुझे लगता है कि कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू जो जो हमने अभी पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था रेवेन्यू रसीट और कैपिटल रसीट, सॉरी, रेवेन्यू रसीट और कैपिटल रसीट, उससे हमें पता चल गया कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये कैपिटल, ये प्रॉफिट जो है दिस इज रिजल्ट ऑफ रेवेन्यू रसीट्स, रेवेन्यू रसीट्स, रेवेन्यू रसीट अभी आपने पढ़ा, जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस रिसीट्स लेते हैं, अमाउंट रियलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल की हमने। ठीक है, तो ये बिजनेस की कोर एक्टिविटीज में से होता है। और ये जो गेन है दिस इज रिजल्ट ऑफ कैपिटल रसीट्स। जो आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, उससे जो आपको प्रॉफिट हासिल हो गया, उससे जो आपको फायदा हासिल हो गया, उसको हम गेन कहते हैं, उसको हम गेन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है रेवेन्यू रिसीट्स की। मतलब हम कहेंगे कि जब हम करते हैं सेल ऑफ गुड्स, मिसाल के तौर पर, उसमें जो है सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, जब रेवेन्यूज जो है एक्सीड होंगे एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंसेस से, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम एग्जांपल देंगे कि जब हम सेल ऑफ मशीनरी करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी करेंगे, उस सेल ऑफ मशीनरी में अगर आपका जो सेल वैल्यू है, जो सेल वैल्यू है वो एक्सीड हो गया बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू से, जो मशीनरी का बुक वैल्यू था, जो आपके पास जो अभी मशीनरी है, आप इसको अपने पास वैल्यू कंसीडर कर रहे हो, ये मेरे पास अभी मुझे लगता है कि लगता नहीं है। एज पर द अकाउंटिंग, एज पर द अकाउंटिंग आपको बताता है, बुक का मतलब होता है अकाउंटिंग वैल्यू, एज पर द बुक वैल्यू, एज पर द अकाउंटिंग वैल्यू। अकाउंटिंग वैल्यू के हिसाब से आपके पास इसका वैल्यू 5 लाख है, आप मार्केट में बेचते हो, आपको 6 लाख आ जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें गेन हो गया जब सेल वैल्यू एक्सीड हो जाएगा बुक वैल्यू में। ठीक है, तो ये गेन बन जाता है आपके लिए। अभी प्रॉफिट के भी कुछ टाइप्स है, प्रॉफिट के भी कुछ टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। एक होता है रेवेन्यू, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी है। एक होता है नेट प्रॉफिट। ये भी हम टर्म जो है इनको यूज करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये भी कुछ टर्म्स हैं। हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, फिर भी हम बता देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो हमें कोर एक्टिविटी से हासिल हो गया। किन से हासिल हो गया? कोर एक्टिविटी से, कोर एक्टिविटी से हमें हासिल हो गया। किसकी कोर एक्टिविटीज? बिजनेस की कोर एक्टिविटीज। मिसाल के तौर पर बिजनेस का काम होता है बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस का काम होता है बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस, फॉर एग्जांपल, उसने बिजनेस ने जो है ये स्टेशनरी भेजता है, ये पेन्स, उसने ये 10,000 पेन्स जो है 90,000 में लाए थे। ठीक है,
और इन्हीं पेन्स को बेचा उसने 1 लाख रुपीज में, 10,000 पेन्स को, ठीक है, 1 लाख रुपीज में बेचा। ये कोर एक्टिविटी है बिजनेस की। बिजनेस का यही काम है, पेन को लाना, पेन को बेचना, ठीक है। और इस पेन को लाने में उसको थोड़ा सा खर्चा भी लगा था, थोड़ा सा खर्चा भी लगा था उसमें भी। वो 90,000 में लाया था, अब उसने इसमें और खर्चे भी चढ़ा दिए। मान लो जैसे इसमें किराया लगा था, कुछ और लगे थे, वो मान लो वो भी 2,000 चढ़ा दिए, 92,000। आप भेजा इसको 1 लाख में। ये जो कोर एक्टिविटी से प्रॉफिट इसको मिला, इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी बिजनेस को कुछ खर्चे होते हैं जिनका वैल्यू हमने प्रोडक्ट में ऐड नहीं किया था। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं बिजनेस में जिनका अमाउंट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड नहीं करते। कॉस्ट ऑफ गुड्स में उन खर्चों का जो अमाउंट है वो हम ऐड नहीं करते हैं। किसमें? गुड्स में, कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स में, उसमें ऐड हम नहीं करते। मिसाल के तौर पर जब आपने गुड्स लाए, आपने प्राइस सेट कर दी 100 रुपीज फॉर द पेन, फॉर एग्जाम्पल 92 में आपको पेन जो है वो मार्केट में मिलता था, सब खर्चे वर्चे मिला के। उसके बाद आपको इसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ी, उसके बाद आपको इस गुड़ की जो है स्टोरेज करनी पड़ी, कुछ और चीजें जो एक्स्ट्रा खर्चे जिनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो खर्चे उतार के हमें बन जाता है फिर नेट प्रॉफिट। अब हम और खर्चे भी इस पर लगे, उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। याद रखना है ग्रॉस प्रॉफिट में है, इसमें बस एक ही एक्सपेंस जो है इंक्लूड होता है, वो कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है ये एक्सपेंस होता है कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड में, कॉस्ट ऑफ गुड में। वो एक्सपेंसेस जो हम गुड के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नेट प्रॉफिट में इसमें होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब इसका मतलब है जब हम ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, इसको लेस करेंगे आई, आई का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पे हमें मिलेगा एनपी, एनपी का मतलब है नेट प्रॉफिट। वो एक्सपेंस जो हम डायरेक्टली जो है उनको चार्ज नहीं करते हैं इनटू द कॉस्ट ऑफ द गुड। जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजिंग है, आपको पावर बिल देनी पड़ी, आपको टेलीफोन वाईफाई चार्जेस देने पड़े, वो उस आपने इसमें जब आपने गुड खरीदा था इसके कॉस्ट में उनको ऐड नहीं किया था, वो बाद में खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। शोरूम में आपका गुड जो है वहां पर शोकेस होने के बाद आप वो खर्चे करते हो, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करके हमें जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से इसको लेस करते हैं वो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। अब क्वेश्चन ये है, अब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा कि नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट ही ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। किसी कोई आपके पास डिब्बा होता है, ठीक है, कोई आपके पास बॉक्स होता है, उसका ग्रॉस वैल्यू होता है फॉर एग्जांपल 1200 ग्राम्स, लेकिन नेट वैल्यू किया गया होता है 1 kg। इसका क्या मतलब है? बॉक्स को मिला के इसका 200 ग्राम है, लेकिन बॉक्स को अगर बाहर निकालेंगे जो असल में इसका असल प्रोडक्ट है, उसका नेट जो है वेट है वो 1 ही kg है, 1000 ग्राम है, ठीक है। दिस इज लाइक दैट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो हमें ऑपरेशन से मिले, कोर, फिर हम कहेंगे कि ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से जो हमें प्रॉफिट मिल जाए, जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बगैर होते हैं, नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस ने उनको कंसिडर ही नहीं किया होता है। फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो गई, ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट के बाद, मान लो नेट प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, ना ही वो बिजनेस के आपको पार्ट थे। फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो गई, लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है। उससे पहले जो प्रॉफिट था वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। किससे? थेफ्ट से पहले, लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय फायर से पहले। अगर वो खर्चे भी लेस करेंगे, उसके बाद जो हमारा फिर प्रॉफिट हो गया होता है वो आफ्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको भी हम नेट प्रॉफिट फिर लास्ट में कहते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट में मान लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दोनों को लेस करके हमें
जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को उतार के जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में याद रखना चाहिए वो एक्सपेंसेस लेस नहीं होते हैं। कौन से एक्सपेंसेस? जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस होते हैं। फॉर एग्जांपल याद रखो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, इसको हमने इनसे लेस नहीं किया होता है। ठीक है, ये उससे पहले का प्रॉफिट होता है। जब उससे भी मतलब वो भी लेस करेंगे फिर बाद में फिर से हमें जो है नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये इनकम की क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ी हमने। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बेटा, जो हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज बता दें। आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा कोई प्लीज अपनी माइक ऑन करके बात कर सकता है? रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू स्पीक एंड यू कैन स्पीक। वकील साहब, वकील साहब अपनी माइक जो है, अपना हैंड जो है रेज करें और उसके बाद बात कर सकते हैं। या दानिश बशीर है? जी वकील साहब, सलाम ठीक। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो सर जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे से आपको समझ आ रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रहा है। कहीं पर कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो सर। ठीक है, अगर कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, आप ड्यूरिंग द क्लास, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरेक्टिव क्लास, कभी भी आप रेज हैंड कर सकते हैं और क्वेश्चन, अपनी क्वेरी को ऑन स्पॉट डाउट क्लियरेंस आप कर सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अल्लाह थैंक आपको यू। कामयाबी अता करें। जी वकील साहब, ठीक है, तो रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हमारी ऐप की ब्यूटी ये भी है कि कोई भी यहाँ पर खुद को ऐसे ही अनम्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर पहले खुद को अनम्यूट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए डिस्टरबेंस भी नहीं होती है ड्यूरिंग द क्लास। एवरीथिंग ओके सर? ओके, तो इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? इनकम, प्रॉफिट गेन में वो हम लास्ट में भी कर सकते हैं, फिलहाल हम टाइम को बचाएंगे। इसके बाद लॉस की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, हम लॉस की तरफ नहीं जाएंगे, लॉस को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। देखिए, लॉस, दिस इज अगेन अ टर्म इन अकाउंटिंग। ये जो होता है लॉस, इसका क्या मतलब है? मनी और मनीज वर्थ, मनीज वर्थ लॉस्ट, जो हमने खो दिया, कोई पैसा या जिस चीज को हम पैसे में गिन सकें उसको हमने खो दिया, वो क्या है? वो है लॉस फॉर द बिजनेस। इसको जल्दी से हम पढ़ेंगे, इसमें ये ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है। इसमें दो टाइप्स हैं, एक तो है नॉर्मल लॉस, ठीक है, और दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। एक तो नॉर्मल लॉस है, दूसरा एबनॉर्मल लॉस है। इसका मतलब है, इस नॉर्मल लॉस का इसका मतलब है जब एक्सपेंसेस एक्सीड हो जाए, एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यूज। ठीक है, जब एक्सपेंसेस जो है वही ज्यादा हो, किससे? रेवेन्यू से, ये लॉस है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कल की कहावत मुझे याद आ गई, नफिक्शम तसली हुई नुकसान मोहाव, हांगलो करियो शिपसिदवाओ। ठीक है, ये ऐसा ही है। हमने एक चीज लाई 10 में और उसको बेचा 8 में, इसका मतलब यही है कि एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू से, तो ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस जो है, ये बिजनेस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ठीक है, ये एक कैलामिटी की तरफ होता है। ठीक है, ये किसी मुसीबत की तरह होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी कभी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। या कभी कभार यहां पर एक
कोविड के बाद हमारे लिए एक स्पेशल सिचुएशन बन गई। कभी कभार एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि हमारा नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस बन जाता है। ज्यादा डीप हमें नहीं जानना है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में ऐसा कुछ मसला हो गया, सारी दुकानें बंद रह गई, कुछ नहीं था, मार्केट नहीं चल रहा था, ठीक है। वहां पर ना तो आग लग गई, ना ही तो चोरी हो गई, फिर भी लॉस हो गया, ठीक है। तो वो लॉस भी एबनॉर्मल लॉस ही माना जाता है। मतलब जो नॉर्मली बिजनेस नॉर्मल हालात में जो लॉस नहीं होता है। तो इसी के साथ और एक टर्म है, उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज परचेजेस। ठीक है। दिस इज यू नो अ सिंपल टर्म, बट इट में कंफ्यूज यू सम टाइम। ठीक है। परचेजेस का मतलब हम नॉर्मल लाइफ में इसको यूज करते हैं, परचेज का मतलब है जो हमने खरीदा, है ना। नहीं, यहां पर ऐसा मतलब नहीं है। यहां पर परचेजेस का मतलब है गुड्स बॉट फॉर रीसेल। बिजनेस जो गुड्स खरीदेगा रीसेल के लिए, वही परचेज है। हर कोई बिजनेस की परचेज परचेज नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो गुड्स, यहां पर हमने गुड्स लिखा ना ऑलरेडी, जिसमें बिजनेस डील करता है, जो बिजनेस का कोर होता है, जो बिजनेस का कोर होता है जिसमें वो डील करता है, उन्हीं गुड्स को उसने खरीदा रीसेल के लिए, उसी को हम परचेजेस कहते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं, याद रखना चाहिए बेटा, हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट, इसका मतलब होता है असल में वो गुड्स जो हमने खरीदे फॉर रीसेलिंग। ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई एसेट खरीदा, वो भी तो खरीदा, उसको हम परचेज नहीं कहते हैं, उसको हम एसेट ही कहते हैं। परचेज उन गुड्स को कहते हैं जो हमने परचेज की, जिसकी हमने परचेजिंग की फॉर रीसेल। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है परचेजेस, यहां पर याद रखना चाहिए, दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। यहां पर भी बहुत सारे मतलब बुक्स में लिखा गया है या कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि परचेज जो है ये एसेट है फॉर द बिजनेस। नो, जब हम परचेज अकाउंट की बात करेंगे, परचेजेस, दिस टर्म परचेजेस, दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अगर हम गुड्स की बात करेंगे, दैट इज एसेट फॉर द बिजनेस, करंट एसेट। ठीक है। परचेज जो है वो एक्सपेंस है। आगे हमें जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, उधर हमें ज्यादा समझ आ जाएगा। फिलहाल ये पॉइंट यहाँ पे याद रखो। अच्छा, परचेज के भी दो, परचेज के भी जो है दो टाइप्स किए जाते हैं। एक होता है आ, हाँ, चलो पहले ये वाली क्लासिफिकेशन करेंगे। कभी कभार क्रेडिट परचेज भी होता है, और कभी कभार कैश परचेज भी होता है। क्रेडिट परचेज का मतलब नॉर्मल है कि जब हम कर्जे पर लाए कोई चीज, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, हम उसके जो है डेटर बन गए, वो अलग बात है। तो कैश परचेज का मतलब है जब हमने कैश या बैंक के थ्रू कोई चीज खरीदी जिसके लिए हमने पे किया। कैश का मतलब नहीं होता है कि बस कैश के थ्रू पे किया, कैश का मतलब है कि हमने इसके लिए पे किया। वी हैव पेड फॉर इट, वी हैव नॉट पेड फॉर इट, वी हैव पेड फॉर इट। कैश के लिए हमने पे किया होता है, क्रेडिट के लिए हमने अभी पे नहीं किया होता है। ठीक है। तो हम अलग से टर्म जो है, अब एक दो टर्म्स हैं, उनको फिर से अलग से हम यहाँ पर, ये परचेजेस के ही रिलेटेड है, उनको अलग से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो है हम कहेंगे कि रिटर्न्स। नहीं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। हम इसको कहेंगे परचेज रिटर्न, सिंपली, ये इसी के रिलेटेड है। परचेज रिटर्न्स, ठीक है, परचेज रिटर्न्स। इसका दूसरा नाम भी है, ये याद रखना है, इससे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ईशा, परचेज रिटर्न की निश्चित सेल्स रिटर्न, इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स।
इसका क्या मतलब है? परचेज रिटर्न्स ये कॉमन एक फेनोमेना है कि कुछ गुड्स जब हम खरीदते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ खराब होते हैं, तो इसको हम फिर वापस करते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई चीज़ आप जो है खरीदते हो, फिर उसको रिटर्न भी करते हो, उसमें कोई डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गुड्स रिटर्न्ड बाय बिजनेस टू सप्लायर। ये कुछ ऐसे गुड्स है जो बिजनेस ने रिटर्न किए सप्लायर को, इनको हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स। क्योंकि परचेज से ही पता चल जाता है ये कौन से रिटर्न्स है, क्योंकि रिटर्न्स कभी बिजनेस के पास भी वापस आ सकते हैं ना। हमारा बिजनेस चल रहा है, कभी कस्टमर भी हमें कोई चीज वापस दे सकता है, वो भी रिटर्न है। हम भी अपने सप्लायर को वापस चीज देते हैं, वो भी रिटर्न है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जब हम परचेज रिटर्न कहेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिजनेस ने गुड्स को वापस दिया, किसको? सप्लायर को। इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं। आउटवर्ड्स, ये बिजनेस से बाहर जाता है ना। हमारा बिजनेस है, या हमारा बिजनेस प्रीमाइसेस है, यहां पर हम कोई गुड्स उठा के वापस भेज देते हैं, ये आउटवर्ड जाता है, आउटवर्ड। ठीक है, ये आउटवर्ड जाता है, तो ये परचेज रिटर्न्स, इसको हम परचेज रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से परचेजेस के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज सेल्स। ठीक है, आज हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्लास को। अगर किसी को कोई काम है तो वो छोड़ के जा सकता है, बाद में क्लास देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट तो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब लिखेंगे, हम अब पढ़ेंगे दैट इज सेल्स। सेल्स है हमारे पास। सेल्स का मतलब है सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये सॉरी, ओके, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बिजनेस, उसी को हम सेल्स कहते हैं। इसी को हम रेवेन्यू भी कहते हैं। जब भी हम सेल्स करते हैं उससे हमें जो टोटल अमाउंट मिलता है, दैट टोटल अमाउंट इज रेवेन्यू। दैट टोटल अमाउंट इज रेवेन्यू। उस रेवेन्यू को फिर हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, वहां से प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, इट्स एज इजी एज एनीथिंग। सेल्स के दो टाइप्स हम बता सकते हैं, यहां पर कैश सेल्स भी हो सकते हैं, यहां पर क्रेडिट सेल्स भी हो सकते हैं, है ना। इट्स सिंपल, ये सिंपल है। ठीक है, और यहीं पर सेल्स से ही रिलेटेड हमारी एक और चीज है, उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, और इसी को हम कहते हैं रिटर्न, इसी को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था पहले ही, रिटर्न्स हमारे बिजनेस में भी आ सकते हैं, रिटर्न्स हम भी वापस किसी बिजनेस को दे सकते हैं। तो जब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का मतलब है जो हमने सेल की थे गुड्स, उनको हम रिटर्न कर रहे हैं। उनको हम रिटर्न कर रहे हैं नहीं, कस्टमर उनको हमें रिटर्न कर रहा है वापस। हमने सेल किया था, हमने किसको सेल किया था? कस्टमर को। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न का मतलब है ये जो हमारा बिजनेस है, मिसाल के तौर पर ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, हमने बीच में क्या की थी? एक चीज की थी, उसको कहते हैं हम सेल। ठीक है, हमने बिजनेस ने सेल किया और कस्टमर को गुड्स दिए, फिर कस्टमर वापस देता है गुड्स, वो डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर कस्टमर जो है वापस देता है गुड्स। उन्हीं गुड्स को हम क्या कहते हैं? उन्हीं गुड्स को हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। उन्हीं गुड्स को हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, जो है वापस किसको देता है? बिजनेस को वापस देता है। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? रिमेंबर दिस, अदरवाइज दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स लेटर ऑन। दिस इज रिटर्न इनवर्ड्स, वहां पर रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स लिखा होता है क्वेश्चन में, परेशान हो जाते हैं। इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न किन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न से आउटवर्ड्स किन इनवर्ड्स। दिस इज सिंपल, ये कॉमन सेंस है। सेल्स
रिटर्न, ठीक है। ये हमने सेल्स किए थे, इसको भेजा था बिजनेस से बाहर, लेकिन अब ये वापस आ गए बिजनेस में, वापस आ गए ना, इनवर्ड्स आ गए ना, तो दिस इज रिटर्न इनवर्ड्स, दिस इज सेल्स रिटर्न। नाम से ही पता चल जाता है कि सेल्स रिटर्न क्या है और परचेज रिटर्न क्या है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट एक टर्म है हम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन है, हम कंटिन्यू करें कि यहां पर रुक जाए हम? हमारे पास अभी एक दो दो तीन टर्म्स है बस, ये आज के क्लास में हमें कंप्लीट हो सकते हैं। दानिश बशीर साहब, आप प्लीज बात कीजिए। क्लास में कितना टाइम हो गया? कंटिन्यू करो कि कंटिन्यू करो कि ना? 15 मिनट? अरे भाई कर, ठीक है। अभी बस दो तीन टर्म्स है, ठीक है, बस दो दो ही टर्म्स है, इनफैक्ट ये दो ही है, ठीक है, बस ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। अच्छा देखिए, हमें अब नेक्स्ट टर्म जो है वो पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। असल में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई टर्म नहीं है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन ये हमें पढ़ना है, जो हमें इसके बाद दो टर्म्स पढ़नी है, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स। उसको समझने के लिए हमें बिजनेस ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये पढ़ना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल लीगल डॉक्यूमेंट। ये ट्रांसफरेबल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ट्रांसफरेबल का मतलब है, ट्रांसफरेबल का मतलब है, इसका क्या मतलब है ट्रांसफरेबल? देखो, ट्रांसफरेबल का मतलब है, याद रखना है कि यू कैन एक्सचेंज इट, यू कैन, ओके, एक्सचेंज इट फॉर कैश। यू कैन एक्सचेंज इट फॉर कैश। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा जो है यूज होता है, याद रखना है आपको, ये ज्यादा यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में। इसका जो यूज है वो इंटरनेशनल ट्रेड में इसका यूज है, इसका जो यूज है वो इंटरनेशनल ट्रेड में। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, देखो, एक बंदा होता है, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस होता है सप्लायर, ठीक है, सप्लायर होता है, समझो आप, ये कोई सप्लायर है, ये हम एग्जांपल दे रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। और दूसरा होता है कस्टमर, दूसरा होता है कस्टमर। आप मुझे बताओ, कस्टमर जाता है सप्लायर के पास गुड्स खरीदने, ठीक है, कस्टमर जाता है इसके पास, मैं गुड्स खरीदूंगा, लेकिन ये कहता है कि मुझे अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा, क्रेडिट पर लेता है, ठीक है। कस्टमर मांग रहा है, डिमांड कर रहा है क्रेडिट टू द सप्लायर, कस्टमर डिमांड क्रेडिट, ये क्रेडिट जो है डिमांड कर रहा है, क्रेडिट जो है डिमांड कर रहा है, मुझे क्रेडिट दे दो। लेकिन ये सप्लायर कहता है मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं क्या क्रेडिट दे दूं आपको, मैं आपको नहीं जानता, अगर मुझे आप नोन पार्टी हो, ठीक है, तुम किसी और मुल्क के हो, फिर बाद में भाग जाओगे, मैं क्या करूंगा, ठीक है, या बाहर के हो, मैं क्या करूंगा? तो ये डिमांड करता है इसको क्रेडिट, ठीक है, लेकिन सप्लायर कहता है डोंट वरी, ठीक है, आपको मसला नहीं है, आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको मैं दूंगा, ये सप्लायर देता है। अब सप्लायर की तरफ से निकलता है एक चीज, ठीक है, वो चीज क्या है? वो चीज है एक डॉक्यूमेंट निकलता है, क्या करता है सप्लायर, इसको देता है एक डॉक्यूमेंट, ये किसको देता है? इसी कस्टमर को। और ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है? क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट।
और ये इस पर साइन करता है, ये इसको एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो इसको लीगल बाउंडिंग हो जाती है कि अब तो इसको पे करना ही है। जो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, हमने कहा ना लीगल डॉक्यूमेंट, इसी को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली इसका जो पीरियड होता है वो 90 डेज होता है। क्या होता है इसका जो पीरियड होता है? इसका जो पीरियड ऑफ पेमेंट होता है या पीरियड ऑफ क्रेडिट होता है वो होता है 90 डेज। इसका जो पीरियड ऑफ क्रेडिट होता है वो होता है कितना? 90 डेज। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब अगर इसने पैसे खा लिए इसको कोर्ट पकड़ लेगी, इसको कोर्ट पकड़ लेगी। और दूसरा हमने कहा, एक तो हमने कहा कि ये लीगल है, मतलब इट हैज नाउ लीगल स्टेटस। जैसे चेक होती है, चेक इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, लेकिन ये चेक नहीं होता है क्योंकि चेक देने वाला होता है बैंक। यहां पर बैंक का कोई अमल दखल नहीं है, यहां पर बस एक कोर्ट का अमल दखल है। ठीक है, तो यहां पर ये लीगल डॉक्यूमेंट जो है अब इससे बाउंड हो गया, मुझे 90 डेज में देना ही देना है। अगर नहीं देगा तो कोर्ट उससे लेगा, कोर्ट उससे लेगा। लेकिन यहां पर हमने कहा कि ये ट्रांसफरेबल भी है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? अगर इन्होंने आपस में जो ट्रांजैक्शन की है, फॉर एग्जांपल 10,000 की ट्रांजैक्शन की है और ये 10,000 की बिल ऑफ एक्सचेंज, 10,000 की बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? सप्लायर के पास है। वो उसको बेच सकता है, बेच सकता है मतलब अच्युत दहन सासन उन वैल्यू 10,000 का वैल्यू है इसका, वो इन 10,000 में किसी और सप्लायर से गुड्स खरीद के उसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है। ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट लाइक करेंसी, इट्स लाइक करेंसी, इट्स लाइक, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसफरेबल लीगल डॉक्यूमेंट। इज इट क्लियर? ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसी को कहते हैं। लेकिन अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें अब दो टाइप्स है। ठीक है, ये समझना हमें। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें दो टाइप्स है। या तो ये बिल्स रिसीवेबल होगी, बिल्स रिसीवेबल होगी, या बिल्स पेएबल होगी फॉर बिजनेस। अब हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। या तो बिजनेस के लिए ये रिसीवेबल होगी कभी, या बिजनेस के लिए पेएबल होगी। नाउ द सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, ये बिजनेस के लिए रिसीवेबल कब होगी? जब बिजनेस ने किए होंगे सेल्स। जब बिजनेस ने, एक मिनट इधर इसको ये करते हैं। ठीक है, जब बिजनेस ने किए होंगे सेल्स, जब बिजनेस ने किए होंगे सेल्स मतलब किसी कस्टमर को यहां से जो है बिल जो है दी होगी। ठीक है, तो वहां बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उस वक्त बिजनेस के लिए रिसीवेबल है। जैसे हमने अभी एग्जांपल दी थी यहां पर। ठीक है, यहां पर बिजनेस के लिए भी बिल रिसीवेबल है, बिजनेस को ये लेनी है, पकड़नी है। दिस इज एसेट फॉर द बिजनेस। अगर आप बिजनेस जो है वो क्या करेगा, अगर जब बिजनेस जो है वो परचेज करेगा किसी और सप्लायर के पास, अब बिजनेस को ये कर्जा है, बिजनेस ने फिर से आपस में जो है आपस में बॉन्डिंग बनाई है बिल ऑफ एक्सचेंज की, लेकिन ये बिजनेस के लिए कर्जा है, दैट इज बिल्स पेएबल फॉर द बिजनेस। इसमें क्या याद आपको रखना है, ये परचेजेस के वक्त होता है। ठीक है, ये परचेजेस के वक्त होता है और वो सेल्स के वक्त होता है। इसमें आपको याद रखना है, इसमें दो पार्टीज होती है, ड्रॉर जो बिल को ड्रॉ करता है, दूसरा होता है ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है। इसमें भी ऐसा ही होता है, ड्रॉर, इसमें होता है ड्राई। ड्रॉर होता है जो बिल को क्या करता है, जो बिल को प्रेजेंट करता है या बिल को प्रिपेयर करता है, और ड्राई होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। ACCEPT, यहां पर भी हम लिखेंगे जो प्रिपेयर करता है, वन हु प्रिपेयर्स द बिल, एंड ड्राई इज वन हु एक्सेप्ट्स द बिल। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, जब यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए देखिए यहां पर, जब बिजनेस सेल्स करता है, किसी इसने कस्टमर को दे दिया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दी, उस वक्त बिजनेस जो है, उस वक्त बिजनेस जो है यहां पर वो ड्रॉर होता है।
सॉरी, उस वक्त बिजनेस जो है, उस वक्त बिजनेस ड्रॉर होता है, और जो यहां पर कोई कस्टमर था वो ड्रॉई होता है। जो यहां से बिल देता है ना वो ड्रॉर होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई था। इन केस ऑफ बिल इज पेएबल, इन केस ऑफ बिल इज पेएबल, बिजनेस क्या होता है, यहां पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, बिजनेस यहां पर ड्रॉई होता है क्योंकि वो यहां पर काइंड ऑफ कस्टमर होता है, और ड्रॉर होता है यहां पर सप्लायर, जिस सप्लायर ने बिजनेस को ये बिल दे दी। ठीक है, और याद रखना इसके बारे में, ये जो बिल इज रिसीवेबल है, दिस इज एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है, और ये जो बिल इज पेएबल है, दिस इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग। अब हमें जो टर्म पढ़नी है वो बहुत ही आसान टर्म है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। ठीक है, ये बहुत ही आसान टर्म है, अब दो टर्म्स है। तो ये टर्म हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है बेटा? ये कुछ ऐसे रिसीवेबल्स है, ऐसे एसेट्स है जो बिजनेस को पकड़ने होते हैं। दीज आर एसेट्स फॉर द बिजनेस। ठीक है, पहले हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं दो चीजें, इसमें दो चीजें हैं, दिस इज एमलगमेशन ऑफ टू। एक तो डेटर्स है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स कौन है? डेटर्स वो कस्टमर्स है, दी आर द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस, ये कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस है। कस्टमर्स टू होम बिजनेस गेव द क्रेडिट, कस्टमर्स टू होम बिजनेस सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये डेटर्स है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो ये जो है आ, ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इट्स सिंपल। डेटर्स आपको पता है, ट्रेड बिल रिसीवेबल आपको पता है, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं पता है, वीडियो को पीछे ले जाइए फिर से समझ लीजिए। ठीक है, नाउ दिस इज द फैसिलिटी अवेलेबल टू अस। तो इसके बाद ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल है। ट्रेड पेएबल जो है, अच्छा यहां पर याद रखना कि दीज आर एसेट्स फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेएबल्स में दो चीजें होती है, एक तो क्रेडिटर्स और प्लस ट्रेड, सॉरी प्लस बिल्स पेएबल, मैंने ट्रेड पेएबल लिखा था, बिल्स प्लस बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं असल में सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन? सप्लायर्स ऐसे सप्लायर्स फ्रॉम होम बिजनेस परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट। ये ऐसे सप्लायर्स हैं जिनसे बिजनेस ने कर्जा लिया। तो ये जो ट्रेड पेएबल्स हैं, दीज आर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है।
क्योंकि बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है। इसके बाद एक दो टर्म्स हमें हैं, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, उसमें डिस्काउंट और बैड डेट्स हमें पढ़ना है। बैड डेट्स मैं इधर ही बता दूंगा, ठीक है। ये जो डेटर्स है ना, डेटर्स, ये सिंपल सी बात है, इनमें से डेटर्स में से ही कुछ होते हैं रिकवरेबल, ठीक है, रिकवरेबल, और कुछ होते हैं इररिकवरेबल। इररिकवरेबल जो बिजनेस के वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने कर्जे पर लिया माल, कल इसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो जो पैसे वापस देते हैं वो रिकवरेबल है, जिन्होंने खा लिए, चाहे इंटेंशनली खा लिए या अनइंटेंशनली। अब कोई कहेगा सर अनइंटेंशनली कोई कैसे खाता है, मतलब कोई कंगाल हो गया, उसके पास है ही नहीं पैसे, कहां से लाएगा, ठीक है। तो इररिकवरेबल जो है, ये जो है या तो रिकवरेबल होंगे या इररिकवरेबल होंगे। ये जो इररिकवरेबल वाले हैं, इररिकवरेबल, इन्हीं को हम कहते हैं बैड डेट्स, इन्हीं को कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स से शॉर्ट फॉर्म है, असल में बैड डेटर्स होते हैं। यू आर बैड, यू आर नॉट गुड, ठीक है, असल में बैड डेटर्स होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है बैड डेट्स, ठीक है, ये असल में बैड डेटर्स होते हैं। इसके बाद लास्ट एक टर्म है डिस्काउंट। चलो हम उसको शायद कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये थक गए, ठीक है, तो इंशाल्लाह। अच्छा, अब लास्ट में कोई क्वेश्चन? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। ओके, एजाज रहमान साहब, कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर वाइंडिंग अप, हम क्लोज कर रहे हैं लेक्चर को। या कोई सजेशन है आपके पास? यू आर आर प्रेसियस स्टूडेंट्स। एजाज रहमान साहब, नो सर। अब बात भी कर सकते हैं बेटा, बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, जो भी हमें बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो ये हमें ऐप में ग्रुप चैट आता है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सूनर और लेटर उसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, या जो फेलो स्टूडेंट्स है अगर उनमें से किसी को पता है पहले ही, तो वो जवाब दे सकता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो इंशाल्लाह कल फिर से हम इसी टाइम पर 6:30 बजे क्लास में मिलेंगे। एक तो हम ये जो टर्म रह गई है उस टर्म को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ये अकाउंटिंग, वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।